मारीना संदेश लाइव। मैं राहुल शुक्ला, डायरेक्टर दी आइकॉन हॉस्पिटल, पुरानी तहसील सादतपुरा मऊ। आज का क्या कदम है? कदम ये है कि कुछ आधी अधूरी बातें समाज में पहुंच पा रही थी, जिसमें मीडिया का भी कोई दोष नहीं हो कि मैं सामने नहीं आ रहा था और मेरा पक्ष मीडिया सही से समझ नहीं पा रही थी और बीच में कोई माध्यम नहीं था बताने के लिए। तो मैंने सोचा कि आज छोटी सी प्रेस वार्ता करके आप लोगों को आइकॉन नर्सिंग होम के बारे में सारी बात बता दिया जाए, जो भी ये मिस गाइड मैटर चल रहा है इसको लेकर। क्या है सत्य, क्या मुद्दा है आपका? अब मुद्दा जैसे ये है कि दी आइकॉन नर्सिंग होम जो कि सीज किया गया, तो उसका सीज ही कई तरह से तो गलत था पहले, क्योंकि एक पंजीकृत अस्पताल को आप बिना कोई नोटिस दिए, बिना कोई पूर्व सूचना दिए सीज नहीं कर सकते। अब उसमें मामला एक डॉक्टर के पेपर के हेर फेर का था, तो उसमें हमारे 2 डॉक्टरों के पेपर लगे थे। जो दूसरे डॉक्टर साहब थे वो सीएमओ ऑफिस भी गए, अपना बयान भी दिए, और यदि कागज़ गलत है या सही है इसकी जांच तो मैं नहीं कर सकता। मैं कोई सक्षम अधिकारी, सक्षम विभाग तो हूँ नहीं, इसकी जांच तो कोई सक्षम विभाग, सक्षम अधिकारी ही कर सकता है। जिस समय आपने नर्सिंग होम का रजिस्ट्रेशन कराया जी, उस समय क्या उन डॉक्टर लोगों के कागज़ का जो है जांच कराया गया था विभाग के द्वारा? सर ये तो विभाग बताएगा ना, पहले बोल लेंगे। ये तो मेरा विषय नहीं है। मैंने जब मुझे 7 तारीख को पता चला दोपहर के 3 बजे कि इनके कागजात में कुछ हेर फेर है, 7 जुलाई की सर मैं बात कर रहा हूँ, उस दिन एडिशनल सीएमओ हमारे यहाँ आए भी थे। उसके पहले पता चला कि इनके डॉक्यूमेंट में कुछ मीडिया के माध्यम से पता चला, झूठ क्यों बोलना है, मीडिया बहुत ज़बरदस्त माध्यम होती किसी सत्यता को जानने के लिए। तो मैंने तुरंत उनके खिलाफ एक लिखित एफआईआर के लिए चौकी प्रभारी श्री प्रभाकर जी को प्रस्तुत दिया अपनी राइटिंग में, और हमने कहा इनके खिलाफ एक एफआईआर लिख दीजिए ताकि इनके कागजों की जांच हो सके, और तब तक मैं इनको अपने यहाँ से नौकरी से निकाल दे रहा हूँ। लेकिन फिर हमसे जब हमारी इंस्पेक्टर साहब से बात, उन्होंने कहा कि देखिए वो डॉक्टर असली है या नकली है ये बताने वाले आप कोई नहीं होते हैं, ये हमको विभाग बताएगा। आपकी एप्लीकेशन को हमने विभाग को ट्रांसफ़र कर दिया है और विभाग इस पर जो फैसला करेगा वो मान्य होगा कि इनकी डिग्री की जांच होने की आवश्यकता है या नहीं है। 7 तारीख के बाद क्योंकि एफआईआर नहीं लिखी गई, 9 तारीख को मैं एक हमारे घर में, परिवार में, हमारे जानल में तेरही का प्रोग्राम था, मैं वहाँ था 9 जुलाई की रात को, और आनंद फानन में मेरे अस्पताल को सीज कर दिया गया। जबकि कारण बताया गया था सीज करने का? वजह देखिए, मैं आपको एसडीएम साहब का बयान सुना रहा हूँ वीडियो। इन्होंने कहा कि ये नर्सिंग होम नहीं, ये क्लिनिक है, और ये बाकायदा 5-7 बेड लगा करके इसको नर्सिंग होम की तरह चला रहे हैं। जो मान्यता जो आपने रजिस्ट्रेशन कराया था नर्सिंग होम का कराया था या क्लिनिक का? नर्सिंग होम का। मैं साक्ष्य दे रहा हूँ आपको, वो आप दे दीजिएगा अभी हम लोगों को। जी, फिर आगे क्या आप बताएं, फिर आगे क्या? पहले सर देखिए, एसडीएम साहब के दोनों बयान हमें लगता है बहुत ज़्यादा दबाव में हैं। पहला बयान कि ये क्लिनिक है, जबकि उनको नर्सिंग होम के सारे साक्ष्य दिए गए और ये कहा गया कि ये नर्सिंग होम है, लेकिन सर वो इस बात को मानने को तैयार नहीं थे। उन्होंने कहा कि यहाँ पर एक डॉक्टर मिली, गायनिक डॉक्टर वो बताए अपनी लैंग्वेज में, जो कि एमबीबीएस थी, जो एक नर्सिंग होम में एक डॉक्टर की जो अवेलेबिलिटी चाहिए थी वो उस समय अवेलेबल थी। लेकिन उसके बाद उन पर भी बहुत सारा दबाव बनाया गया और उसको क्लिनिक बता दिया गया अस्पताल को, और उसको कह करके ज़बरदस्ती बंद कर दिया गया। अब जब मैंने नर्सिंग होम के सारे साक्ष्य दे दिए, तो अभी जो एसडीएम साहब ने लास्ट बयान दिया है श्री निरंकार सिंह जी ने, उसमें इन्होंने कहा है कि वो नर्सिंग होम था लेकिन वहाँ कोई डॉक्टर मौजूद नहीं मिला, जबकि इनको वहाँ पर डॉक्टर अलका यादव उस दिन मौजूद मिली थी। उसके बाद मैंने 13 अगस्त को मैंने ऊपर से थोड़ी पैरवी की, सर मैं सही हूँ, निर्दोष हूँ, मैं बहुत चक्कर लगाया लखनऊ के। एसडीएम साहब के दोनों बयान का आपने उच्चाधिकारियों से शिकायत किया था? सर कोई सुनने वाला ही नहीं था अभी तक। आपने शिकायत किया था? सर शिकायत जिला अधिकारी श्री ज्ञान प्रकाश जी के मैं आवास पर गया, तो पहली बार तो उन्होंने मुझसे ऐसे बात की, सर मैं कोई बहुत बड़ा अपराधी हूँ। उनका जो वर्ड था सर मैं सामाजिक तौर पे नहीं लेना चाहता हूँ, वरना मेरा समाज में मजाक बन, जिस व्यक्ति ने मेरी तुलना कर दी, अभी कई अपराधियों की एनकाउंटर हुआ, एक अपराधी का सर नाम लेकर मुझे उन्होंने पुकारने लगे आवास पर। दोबारा मैंने सर लखनऊ से फ़ोन करा तो उन लोगों ने कहा कि इनकी बात सुन तो लीजिए आप, कम से कम आप जिलाधिकारी हैं, आप लोक सेवक हैं, आप संवैधानिक पद पर हैं, तो ऐसा तो लिखित में कोई कंप्लेंट डीएम को दिया है? सर मैंने व्हाट्सएप किया डीएम साहब को, मैंने मेल किया डीएम साहब की आईडी पर, लेकिन सर कोई हमें रिस्पांस नहीं आया उसका। जब सर मैं अभी उनके ट्रांसफ़र के 6 दिन पहले मैं उनसे मिलने गया, तो उन्होंने कहा कि राहुल शुक्ला तुम मेरे सामने से भाग जाओ, ये उनके गेट की बात है, तुम मेरे सामने मत पड़ो। मतलब सर सिर्फ मेरे अस्पताल को ज़बरदस्ती बंद रखकर मैं आर्थिक रूप से टूट जाऊं
मैं पाई पाई को मोहताज हो जाऊँ, मैं करोड़ों के कर्जे में दब जाऊँ। आखिर प्रशासन जो है क्यों आपके खिलाफ जो है कार्रवाई करना चाहती है, ऐसा क्या है आपके मन में, क्या लगता है? अब सर उनके ऊपर दबाव, प्रशासन हमेशा दबाव में काम करता है। नहीं, किसका दबाव? अब सर ये आप लोग पता लगाइए किसका दबाव, ये तो मीडिया पता लगाएगी। मीडिया से तेज कौन है? आपका किसको बताइए, जो क्या कहना चाहते हैं? अब हॉस्पिटल की रंजिश है नहीं है। अब अगर किसी से कंपटीशन होगा तो हो भी सकती है। अब मुझे तो नहीं लगता मेरा किसी से कंपटीशन है, कि मेरा तो बहुत छोटा नर्सिंग होम था, लोगों के अस्पताल बहुत बड़े बड़े हैं। अब लेकिन किसी की आंख का मैं किरकिरी बन जाऊं रातों रात, तो मुझे भी कोई ऐसा स्वप्न तो आता नहीं जो मैं जान पाऊं किसी के मन में क्या है। ये बताया गया था कि आपके हॉस्पिटल में कोई डॉक्टर सही ना होने की वजह से एक मृत्यु हो गई थी इमरजेंसी केस लेके। क्या सत्यता है इसकी, ये बताइए, यही आधार बता के बंद किया गया था? इसकी सत्यता नहीं सर, आधार ये नहीं बताया गया था, मेरे पास बयान है जो मैं सुना दूंगा आपको। जी बताएं फिर। वो बोले थे क्लिनिक है, यहाँ कोई डॉक्टर उपलब्ध नहीं मिला, एक लेडीज डॉक्टर उपलब्ध मिली, ये बयान है, मैं आपको सुना दूंगा। उसके बाद जब अभी बयान दिए तो बोले कि उसमें कोई डॉक्टर नहीं मिला। सर एसडीएम साहब पूरे वो कह रहे थे कि मेरे ऊपर उच्चाधिकारियों का दबाव है। आप जैसे अगर एक फ़ोन मेरे पास उच्चाधिकारियों का आ जाए, अब एसडीएम साहब से ऊपर कौन है ये आप भी जान रहे हैं, हम भी जान रहे हैं। वर्तमान में एसडीएम कौन थे जो ये कहते थे कि उच्चाधिकारियों का मेरे ऊपर? निरंकार सिंह जी। जी 9 जुलाई को वो शायद तब अतिरिक्त एसडीएम थे, और उनको ज़बरदस्ती भी, जबकि सर उस समय कोरोना का भी टाइम चल रहा था, ये हमें नोटिस भी नहीं दिए सर, कोई पूर्व सूचना नहीं दिए, और न सर कोई नोटिस हमारे यहाँ चस्पा किए। अगर चस्पा किए होते तो उसका फ़ोटो इनके पास होगा उस तारीख का। एक वीडियो आपका वायरल हुआ था, उसमें आपने बताया था कि आपसे कुछ लोग रंगदारी मांग रहे थे। जी, विकास सिंह तन्मय, जिनके खिलाफ गुंडा एक्ट का मुकदमा पहले से दर्ज है, और आलोक सिंह रुद्र, ये लोग सर छात्र संघ का हमसे चंदा मांगने एक बार आए थे, तो मैंने 500-600 रुपये उनको चंदे की तौर से मदद कर दिया था, भाई चलो युवा हैं, छात्र हैं। उसके बाद सर जब इन लोगों को लगा कि अभी इनका अस्पताल भी बंद है, दबाव में है, तो वो लोग सर मुझसे 5 लाख रुपए की अवैध रंगदारी मांगने लगे, और मेरी गाड़ी की चाबी छीन ली उन्होंने। जब मैं रिपोर्ट के लिए एसडीएम साहब संपर्क करने गया था तब रंगदारी मांगी गई थी, मोबाइल पे मांगी गई थी, या व्यक्तिगत लोगों ने आके? सर वो लोग मतलब सर मेरे ऊपर दबाव बना रहे थे मिलने के लिए। जब मैं उनसे मिला तो मुझसे बोले कि आपने मुझसे 5 लाख रुपए उधार दिया था, मेरा 5 लाख रुपए दीजिए। तो मैंने कहा आप मुझे 5 लाख रुपए किस बात का देंगे? तो लगे बताने कि आपने हमसे नौकरी लगवाने के लिए पैसा, इस तरह की जैसे अवैध तरीके से एक दबाव बनाना। तो सीओ साहब ने उनसे पूछा कि आपने जो पैसा था वो इनको अकाउंट में दिया था, अकेले में दिया था, किसी के सामने दिया था? तो वो बोले कि अकेले में दिया था। 5 लाख रुपया वो मुझे अकेले में दे दिए। उनका कहना था झील महल रेस्टोरेंट में, जो एकदम बेबुनियाद बात है। कोई किसी को 5 लाख रुपए ये आज की तारीख में नगद नहीं देने वाला है। दूसरी बात सर, वहाँ पर मुद्दा ये सबसे बड़ा बना कि उनसे मैंने पूछा तो पद आपको कौन से, किस पद के लिए आप कह रहे थे? तो बोले ये हमको पद नहीं बताए, हमको इतना विश्वास में ले लिए कि हमने इनको 5 लाख रुपए दे दिया। ये सर सरासर अवैध रंगदारी है, जिसका सर दुबे जी कोई वहाँ पर चौकी न्यायालय परिसर में आए थे, अभी तक कोई अभियोग उस मामले में मेरे पक्ष में दर्ज नहीं हुआ है। और सर मैं पीड़ित होकर सर मुझे मजबूरी में वीडियो बनाना पड़ा। शुक्ला जी, बार बार क्यों आपके ऊपर इस तरह के आरोप लग रहे हैं कि हमसे जो है नौकरी के नाम पर पैसा लेते हैं, आपके हॉस्पिटल को? बार बार कौन सा आरोप लगा नौकरी पर पैसा लेते हैं? एक बार आरोप, ये तो पहली बार आरोप लगा, पहली बार लगा, दोबारा आपके हॉस्पिटल को अवैध बता करके जो है सीज। जी पहली बार सर, पहली बार क्या था, हम सर बनारस से बिलोंग करते थे, वहाँ पर सर रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन होता है और ऑनलाइन में पारदर्शिता भी रहती है, तो हमने भी यहाँ ऑनलाइन अप्लाई किया था। लेकिन सर 4 महीना पहले अप्लाई रजिस्ट्रेशन अगर नहीं करेंगे ये, तो इन्होंने हमको 7 दिन का समय दिया था कि हम 7 दिन में आपका पंजीकरण कर दे रहे हैं। लेकिन उसी बीच में सर जिलाधिकारी महोदय ने अपनी दृष्टि टेढ़ी की, और उस समय भी कोई नोटिस नहीं दिया था। चलिए उसमें मैंने मान लिया कि पंजीकृत नहीं था, मान लिया मैंने। आपके बीच में जिलाधिकारी महोदय की तनाव का सबसे बड़ा कारण जो है आपका हॉस्पिटल बन गया। आपके हॉस्पिटल पे जो कार्रवाई हुई वो जिलाधिकारी के तनाव को लेकर के हुआ? नहीं, जिलाधिकारी जी दबाव में थे। अब उन पर किसका दबाव था ये आप लोग पता लगाएंगे। नहीं, जैसा भी आपने बताया कि एसडीएम किसी के दबाव में थे, हाँ। डीएम भी दबाव में है, डीएम से ऊपर कमिश्नर है, कमिश्नर से ऊपर मुख्यमंत्री। नहीं, कमिश्नर साहब ने तो डीएम साहब से कहा, जब मैं कमिश्नर साहब पंत जी से मिलने गया तो कमिश्नर साहब ने डीएम साहब को बाकायदा फ़ोन किया, और उन्होंने सीएमओ साहब को भी फ़ोन किया कि इनके पास अगर डॉक्टर पूरे हैं तो इनका अस्पताल आप खोल दीजिए। तो क्या कोई राजनीतिक चेहरा है इसके पीछे? अब मुझे तो ऐसा ही लग रहा है, लेकिन अभी मैं बहुत तरह से किसी का नाम लेने के में सर्टिफाइड नहीं हो पा रहा हूँ। जिस दिन मुझे किसी का चेहरा पूर्ण रूप से सामने आ जाएगा तुरंत का नाम लिया जाएगा। लेकिन इसमें साजिश है, ये साजिश है,
ये बताना है कि इन्होंने क्लिनिक कह करके बंद किया, जबकि हमारे अस्पताल का पंजीकरण नर्सिंग होम था। वहाँ पर उनको उस दिन एक डॉक्टर भी मिली और 13 अगस्त को मैंने सारे डॉक्टरों के कागजात दोबारा से सीएमओ कार्यालय में जमा करा दिया, लेकिन सीएमओ ऑफिस हमारा न रिन्यूअल कर रहा है न कुछ कर रहा है। वो कह रहा है कि जब जिलाधिकारी जी कहेंगे तभी आपका अस्पताल खुलेगा। तो आप तो दूसरे जिलाधिकारी हाँ, अब क्योंकि मेरे खिलाफ अभियोग भी दर्ज करा दिया गया था, जैसी आप लोगों को जानकारी हुई होगी, जबकि अभियोग दर्ज नहीं होने फिर भी अगर वो दर्ज करा दिए तो उसकी मुझे बेल मिल गई है। खैर, तो अब मैं जिलाधिकारी महोदय से बहुत जल्दी संपर्क करूँ। आप ये बताएं कि आपका हॉस्पिटल बंद होने से जी लाभ किसको हो सकता है? सर, नुकसान मरीजों का हो रहा है। हमने सर कई बर्न के मरीजों का, जो जले हुए मरीज होते हैं, वो मैक्सिमम सब बनारस रिफ़र होते थे। हमारे आने के बाद से सर रिफ़र में संख्या सर बहुत कम हो गई बनारस के लिए, क्योंकि हमारे जो सर कंसल्टेंट थे, जो सर मऊ में अवेलेबल थे, वो सर करते थे। न्यूरो की हमें सर ऑनलाइन सारी इन्फॉर्मेशन रहती थी, हमारे डॉक्टर्स आते थे। न्यूरो के सर कई गंभीर मरीजों को ठीक किया गया। बर्न के मरीज जो कोपागंज में प्रेस कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य ऐसा समझ नहीं आया। अगर आपका हॉस्पिटल बंद होता है तो सबसे ज़्यादा फायदा किसको होगा? किस हॉस्पिटल को हो सकता है? हॉस्पिटल को या व्यक्तिगत किसी से आपकी दुश्मनी? किसी राजनीतिक पार्टी? व्यक्तिगत तो मेरी किसी से दुश्मनी नहीं है। अब अस्पताल है कि जिसके हित, मेरा अस्पताल चलने से जिनके हित प्रभावित हो रहे हैं, बस वही बंद करवा रहे हैं। वही तो जानना चाह रहे हैं हम लोग। अब हित प्रभावित हो रहे हैं, ये मीडिया भी पता लगा सकती है। अभी ऐसे किसी का नाम कैसे ले लिया जाए, लेकिन कुल मिला के पूरा जिला जानता है, बच्चा बच्चा जानता है कि आईकॉन अस्पताल को कौन बंद करा रहा है और किन कारणों से बंद करा रहा है। खबरें पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इसी तरह खबरों का ताज़ा अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल मारीना संदेश लाइव को सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन दबाना ना भूलें।